नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है स्वास्थ्य कॉमर्स क्लासेस में। ओके, जैसा कि जो बच्चे देखिए हम लोग को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उन लोग को पता है कि हमारे चैनल पर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET एमकॉम की प्रिपरेशन रेगुलरली चल रही है। ठीक, तो उससे संबंधित देखिए एक मैराथन क्लास में ऑलरेडी आप लोगों की ले चुका हूँ। ठीक, और आज देखिए जिसमें देखिए मैंने आप लोगों को 150 क्वेश्चंस कराए थे। जो पहली मैराथन क्लास थी उसमें देखिए 2 पार्ट में था। उसमें देखिए मैंने आप लोगों को 150 क्वेश्चंस कॉमर्स के कराए थे जो एमकॉम की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। और ये CUET के लिए ही नहीं, जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के एमकॉम के एग्ज़ाम्स होंगे उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। आज उसी से संबंधित देखिए हमारा दूसरा क्लास है जिसमें आज भी देखिए हम लोग एक ही वीडियो में पूरा 150 क्वेश्चंस पे देखिए चर्चा कर लेंगे। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि 150 क्वेश्चंस आप लोग के हो सके और आपकी प्रिपरेशन भी उतनी अच्छी हो सके। तो देखिए 150 मिलाकर हमारे कुल 300 क्वेश्चंस हो जाएंगे कॉमर्स के। ओके, और इसी तरह संडे टू संडे मैं आप लोगों का करा दूंगा ताकि आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर हो सके, क्योंकि कुछ ही दिन में अब आप लोग का भी एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। UG का पेपर देखिए चल रहा है, PG का भी पेपर कुछ दिन में ही स्टार्ट होने वाला है। तो इसीलिए चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज हम लोग अपनी मैराथन क्लासेस शुरू करते हैं, सेकंड क्लास। और इसकी PDF देखिए हम आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल स्वास्थ्य 0421 पे मिल जाएगी। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी रात में। ठीक, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपने क्लासेस को शुरू करते हैं। हाँ, तो विद्यार्थियों देखिए हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन कॉमर्स का देखिए क्या कह रहा है। इफ़ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड इट इज़ वेरीफाइएबल बाय डॉक्यूमेंट्स, इट हैज़ द क्वालिटी ऑफ। यानी कि देखिए कोई ऐसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ऐसी लेखांकन सूचनाएं जो आपका तथ्यों पर आधारित होती हैं, ठीक, बेस्ड ऑन फैक्ट, और वह देखिए क्या बोलते हैं प्रलेखों द्वारा वेरीफाई भी होती हैं। तो इस टाइप तो ये इसकी किस टाइप की क्वालिटी कहलाएगी इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। ठीक, तो रेलेवेंस, अंडरस्टेबिलिटी, रियलाइबिलिटी या कंपेरेबिलिटी। ठीक, तो जल्दी बताइए कि ऐसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो फैक्ट पर बेस्ड हो और वो वेरीफाई भी हो डॉक्यूमेंट्स द्वारा। ठीक, तो इट हैज़ अ क्वालिटी ऑफ, तो इसमें किस प्रकार के गुण समाहित होंगे। तो ये देखिए ऐसे डॉक्यूमेंट हमेशा रेलेवेंट होते हैं, इसीलिए रियलाइबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज अनयूजुअल आइटम बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। यानी कि देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के अनुसार कौन सा इन चारों में से आपका जो पॉइंट है वो आपका एक अनयूजुअल आइटम की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है, पूछ रहा। ठीक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 देखिए आपका क्या कहता है, डील्स विद द क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ स्पेसिफिक आइटम इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, तो अब आइए पढ़ते हैं। तो सेल्स ऑफ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस, तो ये देखिए कि अनयूजुअल आइटम की कैटेगरी में फॉल करेगा। दूसरा सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड विदाउट एन इंटेंशन ऑफ रीसेल्स, ये भी। रिटर्न ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू ऑब्सोलेंस, ये देखिए आपका नहीं है, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। मैचिंग का क्वेश्चन है तो ध्यान दीजिएगा। तो इसमें देखिए आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। ठीक, तो पहले देखिए आपका दिया व्हेन एक्सपायर्ड यूटिलिटी ऑफ अ फिजिकल एसेट्स इज नॉट टू बी रिकवर्ड। दूसरा देखिए आपका दिया प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग द एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज क्वेरीज एट्सेट्रा। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डाउन द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन इंटेंजिबल एसेट्स। और लास्ट देर आपका लॉस ऑफ यूजफुलनेस अराइजिंग फ्रॉम द factors such as technology changes, improvement in the production method, change in market demand for the product। तो इसको देखिए आपको 1 के साथ 2 को मैच करना है। क्लियर, तो सबसे पहले देखिए, और यहाँ देखिए आपका लिखा है ऑब्सोलेंस, अमोर्टाइजेशन, डेप्रिशिएशन और डिप्लेशंस। ठीक, तो आइए देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिए एन एक्सपायर्ड यूटिलिटी ऑफ फिजिकल एसेट्स इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड, तो ये किस में आएगा आपका
ये देखिए आएगा आपका डेप्रिसिएशन में। क्यों? क्योंकि देखिए आपका कोई भी फिजिकल एसेट्स है जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको देखिए उसकी यूटिलिटी एक्सपायर हो चुकी है, जिसका लेखांकन किया जाता है वो क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है। तो ए का देखिए 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद से देखिए आपका प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग द एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज क्वेरीज एट्सेट्रा। तो ये देखिए जब नेचुरल रिसोर्सेज का एग्जॉशन होता है तो आपका डिप्लेशन होता है, तो ये चौथा हो जाएगा। फिर उसके बाद से देखिए द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डाउन द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन इनटेंजिबल एसेट्स। तो देखिए आपका क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा जो आपका देखिए राइटिंग डाउन मतलब घटने लगता है, प्रोसेस ऑफ राइटिंग डाउन द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक एज अ इंटेंजिबल एसेट्स, तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका ऑब्सोलेंस। क्योंकि इसमें देखिए मार्केट में क्या होगी उसकी सॉरी इंटेंजिबल एसेट्स देखिए जब आपका घटेगा तो इंटेंजिबल एसेट्स पे हमेशा याद रखिएगा मोटाइजेशन लगता है। एक इन्वेस्टमेंट को एज इंटेंजिबल एसेट ट्रीट किया जा रहा है, तो याद रखिएगा जब भी कोई आप देखिए फिक्स्ड, आप लोग को एक चीज़ समझा दे रहा हूँ, फिक्स्ड एसेट्स देखिए होता है, तो फिक्स्ड एसेट्स दो टाइप के होते हैं, एक टेंजिबल और एक होता है आपका इंटेंजिबल। ठीक, तो देखिए जब फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू घटती है ना, तो देखिए जब टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू घटती है तो इस पे याद रखिएगा हमेशा डेप्रिसिएशन लगता है। जैसे प्लांट, मशीन, बिल्डिंग, इन सब की वैल्यू, लैंड, इन सब की वैल्यू देखिए जो घटेगी उस पर टेंजिबल एसेट्स है तो उसकी वैल्यू जो घटती है उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। लेकिन जो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं उसकी वैल्यू देखिए जब घटती है तो उसको अमोर्टाइजेशन कहा जाता है, याद रखिएगा उसको अमोर्टाइजेशन कहा जाता है। जैसे गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, इन सब की वैल्यू जब घटेगी तो उसको हम लोग अमोर्टाइजेशन कहते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए आपका जो आपका यहाँ इन्वेस्टमेंट जो है एज इंटेंजिबल एसेट ट्रीट हो रहा है तो इसकी वैल्यू देखिए जो घटेगी वो अमोर्टाइजेशन कहलाएगी। तो बच्चा इसका देखिए एक, तो जो आपका लॉस ऑफ यूजफुलनेस अराइजिंग फ्रॉम फैक्टर्स सच एज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इम्प्रूवमेंट। तो देखिए जब टेक्नोलॉजी में कोई परिवर्तन होता है उससे देखिए जो कंपनी को लॉसेस होते हैं वो क्या होता है? ऑब्सोलेंस होता है। तो इसलिए 3, 4, 2, 1 विल बी करेक्ट आंसर इसका बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, तो इसको क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़िएगा आप लोग कि लीगल फी पेड टू एक्वायर एनी प्रॉपर्टी इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। यानी कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी को देखिए हम लोग एक्वायर करने के लिए, खरीदने के लिए या पाने के लिए जो लीगल फ़ी पे करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई लैंड लेना है तो उसके लिए आप स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे, तो स्टैम्प ड्यूटी देखिए जो आप पे कर रहे हैं वो तो देखिए प्रॉपर्टी का कॉस्ट था उसी का हिस्सा माना जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे मान लीजिए आपने कोई लैंड 1 लाख रुपए का खरीदा, ठीक, उस पर देखिए 8% के हिसाब से अगर आप मान लीजिए जो ड्यूटी पे कर कस्टम ड्यूटी पे कर रहे हैं 8,000 रुपये का, तो देखिए इसी का पार्ट मान लिया जाएगा। दैट मीन्स आप माना जाएगा कि वो आपका देखिए जो आपने लैंड परचेस किया वो 1,08,000 रुपये का परचेस किया। ठीक, तो ये देखिए असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिर लीगल फ़ी इज़ इनकर्ड टू पोजेस द ओनरशिप राइट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो देखिए जो लीगल फीस होता है वो देखिए ओनरशिप पोजेस करने के लिए, मालिकाना हक पाने के लिए क्या बोलते हैं, खर्च किया जाता है, इसीलिए देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है। तो ये भी देखिए रीज़न भी करेक्ट है। तो ये देखिए असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट, और ये देखिए इसका सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो इसीलिए इसका 4 का ए विल बी करेक्ट। ये देखिए बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, द पेमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट इज मेड बाई इट्स। जो देखिए आपका जो पेमेंट किया जाता है प्रोमिसरी नोट का वो किसके द्वारा किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। द पेमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट इज मेड बाई इट्स, तो ये याद रखिएगा जो प्रोमिसरी नोट का जो पेमेंट होता है, जो बनाता है वही उसको पेमेंट करेगा, यानी कि मेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, मेन फीचर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज, यानी कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का मेन फीचर क्या होता है आपको बताना है। इट इन्वॉल्व्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, हाँ तो देखिए बिजनेस में सब जान रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, तो सही है पहला ऑप्शन। इट रिजल्ट्स इन चेंज इन द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, ये देखिए आपका क्या बोलते हैं जब आपके फिनेंशियल पोजीशन में परिवर्तन आता है तो उसका भी देखिए परिमाण होता है, तो उसको भी देखिए हम लोग ट्रांजेक्शन्स की तरह ट्रीट करते हैं, तो ये भी करेक्ट है। चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, और देखिए जो परिवर्तन हो रहा है वह देखिए मनी के टर्म में उसको एक्सप्रेस किया जा सके।
समझ रहे हैं? तो ये भी देखिए करेक्ट है, यानी कि ए बी सी डी तीनों, ए बी सी तीनों का तीनों देखिए ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है, तो इसीलिए इसका ऑल ऑफ द एबव बनेगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, व्हेन इज द ओनरशिप ऑफ गुड्स पास्ड अंडर सेल्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। ठीक, यानी कि जो आपका देखिए किसी भी गुड्स का देखिए जो ओनरशिप होता है वो जब पास कर दिया जाता है, मतलब ए ने देखिए अपना सामान बेच के बी को क्या कर दिया, ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दिया, तो वही चीज़ है। तो व्हेन द ओनरशिप ऑफ गुड्स पास्ड अंडर अ सेल्स ऑन रिटर्न और अप्रूवर बेसिस, तो ये देखिए कब ये ऐसा होता है, व्हेन द बायर गिव्स हिज कंसेंट। हाँ देखिए जब आपका खरीदार जो है वो अपनी रजामंदी दे देता है तब। दूसरा, व्हेन द गुड्स आर नॉट रिटर्न्ड विद इन द स्पेसिफिक टाइम, ये भी देखिए करेक्ट है। जब एक माली जैसे एक होता है ना, आप दुकान पे खरीदने जाते होंगे तो बोलता होगा आप 1 हफ्ते के अंदर सामान अगर नहीं लौटाएंगे तो भी हम आपका सामान फिर वापस नहीं करेंगे, तो ये भी देखिए करेक्ट है आपका। तीसरा, व्हेन द बायर रिटेन्स द गुड्स बियॉन्ड स्पेसिफिक टाइम, तो ये भी देखिए करेक्ट है, यानी कि इसका भी देखिए आपको आंसर सब का सब बन जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, ओनली डबल साइड्स एरर्स आर रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट, ट्रू फॉल्स, इनकम स्टेटमेंट, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट या नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका आंसर क्वेश्चन में ही एक्चुअली छिपा हुआ है कि देखिए ओनली डबल साइड एरर आर रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट, तो ये स्टेटमेंट ही देखिए गलत है, क्योंकि जितने टाइप्स के एरर होते हैं उन सारे टाइप्स के एरर का देखिए जो रेक्टिफिकेशंस होता है वो सस्पेंस अकाउंट के थ्रू होता है, तो ये स्टेटमेंट देखिए फॉल है। लाइक प्रिंसिपल एरर, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कंपनसेट, ये सारे टाइप के एरर्स का देखिए जो इसको रेक्टिफाई किया जाता है वो सस्पेंस अकाउंट के थ्रू किया जाता है ट्रायल बैलेंस में। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, देखिए 2 स्टेटमेंट अब आपके पास दिए हुए हैं। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो द फिनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंसर्न फॉर अ पीरियड, तो देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो देखिए आपका शो करता है कि फिनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंसर्न पीरियड की जो आपकी फिनेंशियल वित्तीय स्थिति है उसको दर्शाता है, तो ये देखिए बिल्कुल करेक्ट है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बताता है आपको। स्टेटमेंट 2 देखिए आपसे क्या कह रहा है, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर चार्ज्ड अगेंस्ट द ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये भी देखिए आंसर करेक्ट है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखिए जितने होते हैं वो सब के सब देखिए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाते हैं, ठीक, और जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सब पीएनएल में आ जाते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट, यानी कि बोथ ए एंड बी करेक्टेड। ये भी देखिए मैचिंग का क्वेश्चन है तो ध्यान से पढ़िएगा। लिस्ट 1 को देखिए लिस्ट 2 के साथ क्या करना है, अब आपको मैच करना है। तो देखिए आपका इनकम इज मेजर्ड एंड फाइनेंशियल पोजीशन इज एसेट्स, तो ये देखिए आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत आता है, तो इसका देखिए 4 हो गया। फिर एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, यानी कि देखिए ऐसा कॉन्सेप्ट, मतलब इस तीनों में अब 3 बचा आपके पास, तो इन तीनों में से कौन सा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें देखिए भविष्य में होने वाले लाभ को तो हम लोग ध्यान में नहीं रखते हैं, लेकिन भविष्य में होने वाले लॉसेस के लिए वर्तमान में देखिए प्रोविज़न बना लेते हैं, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहलाता है आपका, ये देखिए आपका कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट कहलाता है। फिर देखिए आपका एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ रेदर देन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू, यानी कि देखिए जो एसेट्स होते हैं उनका देखिए जो होता है वो डेप्रिशिएट होता रहता है, मतलब हर साल उसकी वैल्यू क्या होती है, घटती रहती है, तो ये आपका किस में होगा, ये देखिए आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में होगा। फिर उसके बाद से देखिए द कंपैरिजन ऑफ वन अकाउंटिंग पीरियड विद दैट इन द पास्ट इज़ पॉसिबल, तो ये देखिए जब एक अकाउंटिंग का कंपैरिजन पिछले साल के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के साथ किया जाता है तो वो देखिए आपका कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के तहत कहलाता है, जिसमें एक प्रकार से ही सारे अकाउंटिंग के खातों को मेंटेन किया जा सके, जिसमें हम लोग खातों की जो अगर क्या बोलते हैं कंपैरिजन करनी है तो वो ईजिली कर सकें, यानी कि 4 3 2 1 विल बी करेक्ट सीक्वेंस। तो आइए देख लेते हैं कौन सा है हमारा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप लोग का न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें बोला आपसे फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल, देखिए हमको वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं क्या होता होगा,
करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो इसके लिए देखिए दो चीज़ें हमको पहले पता होनी चाहिए, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी। तो आइए सबसे पहले करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट्स के बारे में देखते हैं कैसे पता होगा। तो देखिए जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है वो अवेलेबल है आपके पास, फिक्स्ड एसेट्स दे दिया है, करंट रेशियो दे दिया है, प्रोप्राइटरी रेशियो दे दिया और प्रोप्राइटर्स फंड दे दिया है। क्लियर। अब इस आधार पर हमको करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है। तो आइए देख लेते हैं उसको हम लोग। तो देखिए यहाँ पे आपको जो रेशियो दे दिया है ना, वेट अ सेकेंड, जो रेशियो देखिए दिया है वो प्रोप्राइटरी रेशियो दिया है। तो इसी रेशियो को ही पहले हम लोग पिक करेंगे। तो देखिए प्रोप्राइटरी रेशियो का देखिए जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिख के अच्छे से सॉल्व करिएगा। प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। तो प्रोप्राइटर्स फंड देखिए जो क्वेश्चंस में आपका दिया हुआ था वो देखिए दिया था 75,000 और यहाँ देखिए फिक्स्ड एसेट्स बस दिया था 40,000। तो यानी कि देखिए प्रोप्राइटर्स फंड आपका यहाँ हो गया 75,000 और देखिए टोटल एसेट्स को हम लोग फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स ये दोनों मिलाकर ही ना हमारा टोटल एसेट्स बनता है, तो ये दोनों लिख सकते हैं। तो देखिए 75,000 एक सेकेंड, फिर देखिए प्रोप्राइटर्स रेशियो जो आपका दे रखा है वो देखिए दे रखा है आपका 0.75, दिख रहा है ना आपको 0.75। तो यानी कि प्रोप्राइटर रेशियो की जगह देखिए 0.75, प्रोप्राइटर्स फंड देखिए आपका 75,000, फिक्स्ड एसेट्स देखिए आपका 40,000 दिया था प्लस करंट एसेट्स। तो अब देखिए ध्यान से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर नीचे। तो 40,000 प्लस करंट एसेट्स इज इक्वल टू 75,000 अपॉन 0.75। क्लियर। अब देखिए पॉइंट हटाने के लिए ऊपर नीचे आप क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है। तो इसको देखिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 75,000 इंटू 100 अपॉन 75। ये देखिए काटे 1,000 बार में गया हमारा, तो 1,000 इंटू 100 यानी कि 1 लाख। और यहाँ पे देखिए हमारा बराबर है 40,000 प्लस करंट एसेट्स। ठीक, अब 40,000 देखिए ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा। तो करंट एसेट्स जो देखिए हमारा आएगा वो 1 लाख माइनस 40,000 यानी कि कुल आया हमारा करंट एसेट्स 60,000। ठीक, अब देखिए सवाल में आपको करंट रेशियो भी दे दिया था 1.2:1। तो आइए इससे अब हम लोग आगे करंट लायबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो ये देखिए आपका दिया 1.2/1। करंट एसेट्स देखिए हमारा आया 60,000 अपॉन करंट लायबिलिटी। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आपका ऊपर चला जाएगा, ये आपका नीचे चला आएगा। तो करंट लायबिलिटी बराबर 60,000 अपॉन 1.2। तो इसको देखिए आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 50,000। तो देखिए आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी मिल गया। करंट एसेट्स आपका 60,000 आया था। हाँ, तो देखिए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है आपका करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स देखिए 60,000, करंट लायबिलिटी आया आपका 50,000, यानी कि देखिए जो आपका वर्किंग कैपिटल आया वो आया 10,000 रुपये। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अच्छे से इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए इसको इरेज करता हूँ अब। तो 11 का देखिए सी आंसर बन जाएगा 10,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। किसी को अगर कुछ समझ में ना आया करे क्वेश्चंस में तो देखिए टेलीग्राम पे वो डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर सकता है। मेरा पर्सनल टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल, और देखिए वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने आप लोगों को अपना पर्सनल लिंक बता दिया था टेलीग्राम का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। 12 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स विल ऑलवेज शो अ डेबिट बैलेंस। यानी कि देखिए अगर हम लोग क्रेडिटर पर डिस्काउंट का अगर हम लोग प्रोविज़न बनाते हैं क्रेडिटर पर, यानी कि प्रोविज़न पर हमको देखिए डिस्काउंट, क्रेडिटर पर देखिए हमको डिस्काउंट मिलना, उसका देखिए प्रोविज़न बनाते हैं। तो ये क्या,
ये ऑलवेज डेबिट बैलेंस शो करता है, तो ये देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये हमारी इनकम शो करता है, दैट्स फाइन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपसे क्या कह रहा है। आप इन केस ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल, डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड बिटवीन द डेट्स ऑफ, तो यानी कि देखिए जब हम लोग क्या बोलते हैं, जो अगर कोई बिल बना हुआ है, जैसे कोई बिल रिसीवेबल बना हुआ है आपका, तो बिल ऑफ एक्सचेंज सॉरी बना हुआ है आपका, तो उसको देखिए जो डिस्काउंटिंग जब डिस्काउंट करा लेते हैं बैंक से, ठीक, तो देखिए जो डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है आपका, वो किस समय के बीच के किस समय अंतराल के लिए किया जाता है। यानी कि इन केस ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल, डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड बिटवीन द डेट्स ऑफ ड्रॉइंग एंड डिस्काउंटेड द बिल्स, यानी कि जिस दिन बिल बनाया जाता है और जिस दिन बिल डिस्काउंट किया जाता है वो, या डिस्काउंटिंग एंड ड्यू डेट, तो यही देखिए करेक्ट है, डिस्काउंटिंग और ड्यू डेट के बीच में जो पीरियड्स होता है उसके बीच में कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़िएगा क्या कह रहा है आपसे। फिक्स्ड एसेट्स इज एन एसेट्स held with the intention of being used for the purpose of producing or providing goods or services, यानी कि देखिए जो स्थायी संपत्ति होती है जो उसका इस्तेमाल होता है वो आपका क्या बोलते हैं, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, तो देखिए असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिर उसके बाद से रीजन देखिए क्या कह रहा है। बैंक बैलेंस इंप्लाइज बैलेंस ऑफ फंड्स हेल्ड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, यानी कि देखिए जो बैंक बैलेंस होता है वो देखिए बैलेंस ऑफ फंड्स होता है जो बैंक के पास होता है कंपनी के बिहाफ में, तो ये भी देखिए करेक्ट है। तो देखिए ए और आर दोनों करेक्ट है, लेकिन ये देखिए ये बैंक बैलेंस की बात कर रहा है, ये फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रहा है, दैट मीन्स ये देखिए आपका इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। रीजन असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, लेकिन ये देखिए इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है क्योंकि दोनों देखिए अलग अलग टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका आंसर देखिए बी बनेगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि इन चारों में से कौन सा आपका अकाउंटिंग का लिमिटेशन नहीं है। तो बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशन, एविडेंस इन लीगल मैटर्स, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन या ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, तो बताइए इसमें से कौन सा आपका लिमिटेशन नहीं है पूछा है। याद रखिएगा कौन सा इसमें से अकाउंटिंग का लिमिटेशन नहीं है। तो देखिए जो ऑप्शन बी है ना वही लिमिटेशन नहीं है, ये एडवांटेजेस है। कैसे कि एविडेंस होता है, ये देखिए कोई भी अगर लीगल मैटर्स होता है तो अकाउंटिंग देखिए जो होता है ना रिकॉर्ड्स, वो एक एविडेंस के रूप में कार्य करता है, तो ये इसका मेरिट है, डीमेरिट नहीं है, तो यही है इसका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। अंडर सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड डेप्रिशिएशन ईयर बाय ईयर, यानी कि देखिए जब हम लोग डेप्रिशिएशन लगाते हैं डिजिट मेथड के हिसाब से, ईयर डिजिट मेथड के हिसाब से, तो देखिए जो डेप्रिशिएशन होता है वो हर साल क्या होता जाता है, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट या नन ऑफ द अबव। तो देखिए जब ईयर डिजिट मेथड से डेप्रिशिएशन लगाया जाता है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से, तो जो डेप्रिशिएशन देखिए जो होता है वो हर साल डिक्रीज होता जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि इसमें से कौन सा कैपिटल रिसिप्ट नहीं है वो आपको बताना है, ठीक। सबसे पहला देखिए रिसिप्ट फ्रॉम सेल्स, दूसरा फी रिसीव्ड फॉर सर्विसेज, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या ऑल ऑफ द एबव। तो बताइए इन तीनों में से कौन सा आपका कैपिटल रिसिप्ट नहीं है। तो देखिए रिसिप्ट फ्रॉम सेल्स, जब सामान बेचना यानी कि रेवेन्यू नेचर है तो ऑब्वियसली कैपिटल रिसिप्ट बनेगा ही नहीं। जितने भी आपको फीस, इंटरेस्ट, डिविडेंड ये सब मिलते हैं सब आपके रेवेन्यू नेचर्स के होते हैं, तो ये भी देखिए आपका इसी में आएगा। इंटरेस्ट भी देखिए अभी जैसे मैंने बताया, तो ये सब के सब देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट है, कोई भी कैपिटल रिसिप्ट नहीं है, तो इसका आंसर देखिए ऑल ऑफ द एबव बन जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, यानी कि देखिए जो नेट इन्वेस्टमेंट होता है वह किसके बराबर होता है, वह आपसे पूछ रहा है। सबसे पहला देखिए सेविंग, फिर इन्वेस्टमेंट लेस सेविंग, फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिशिएशन या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिशिएशन। तो बताइए जो नेट इन्वेस्टमेंट होता है वो किसके बराबर आपका होता है। तो देखिए जो आपका नेट इन्वेस्टमेंट होता है ना वो हमेशा याद रखिएगा जो भी आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगा उसमें से जो डेप्रिशिएशन माइनस कर देंगे तो वही आपका नेट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 अब ध्यान से देखिए क्या कह रहा है आपसे। वेयर इज द क्लोजिंग स्टॉक अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन, यानी कि ट्रायल बैलेंस में आपका जब आपका देखिए क्लोजिंग स्टॉक जब ट्रायल बैलेंस में शो किया गया है, याद रखिएगा क्लोजिंग स्टॉक जब आपका ट्रायल बैलेंस में शो किया गया है
तो वह कहाँ पर इन चारों में से दिखाया जाएगा? जब क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में शो कर देते हैं तो उसको कहाँ पर दिखाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग अकाउंट में या P&L अकाउंट में। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी ट्रायल बैलेंस में आपका क्लोजिंग स्टॉक शो कर देगा तो वो सिर्फ का सिर्फ आपका बैलेंस शीट में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता है, ये याद रखिएगा। जब एडजस्टमेंट में देगा क्लोजिंग स्टॉक तब आपका ट्रेडिंग में भी आएगा, बैलेंस शीट में भी आएगा। बट जब ट्रायल बैलेंस में ही आपका क्लोजिंग स्टॉक दे देगा तो याद रखिएगा हमेशा सिर्फ बैलेंस शीट में आता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। तो ये देखिए स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, तो ट्रू, जो सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट होता है आपका वो पर्सनल अकाउंट होता है। 21 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, गुड्स, वेट अ सेकेंड, गुड्स लाइंग विद द कस्टमर आर वैल्यूड एट, यानी कि देखिए जो गुड्स होता है वह आपका किस पे आपका गणना किया जाता है, वैल्यूएशन किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे, मार्क प्राइस पे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, या लिस्ट ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो बताइए जो गुड्स की गणना होती है जिसमें हमको कस्टमर्स को बेचना होता है तो वो किस प्राइस पे होता है? तो वो देखिए आपका होता है लीस्ट ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट या जो उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगी उन दोनों में से जो कम होगा उसी पर किया जाता है, तो डी विल बी करेक्ट। 22 अब देखिए क्या कह रहा है आपसे, इफ़ गुड्स परचेज्ड आर इन ट्रांजिस्ट, यानी कि जो सामान हम लोग खरीदे वो देखिए अभी रास्ते में, ट्रांजिस्ट में, देन द जनरल एंट्री एट द एंड ऑफ द पीरियड विल बी, तो जनरल एंट्री क्या होगी आपकी महीने या सालाना के अंत में, ठीक, जो टाइम पीरियड है उसके अंत में उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? यानी कि कोई ऐसा सामान हम लोग खरीद रहे हैं जो अभी देखिए ट्रांजिस्ट में, मतलब रास्ते में है, तो उसकी जनरल एंट्री हम लोग को देखिए अपना बुक क्लोज करना है, तो उसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे ये आपको बताना है क्वेश्चन में, ठीक। तो देखिए जो इसकी एंट्री होगी वो होगी गुड्स इन ट्रांजिस्ट अकाउंट डेबिट, टू परचेज अकाउंट, ठीक, टू परचेज अकाउंट, तो गुड्स इन ट्रांजिस्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो इसका देखिए ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा। एक्स और वाई देखिए पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट 3:1 में बांटते हैं। उन्होंने देखिए जे को एडमिट कर रखा है, उनका देखिए फिर जैसे ही जे आ रहा है, जेड फॉर्म में आ रहा है, तो देखिए फिर एक्स वाई और जेड तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 हो जा रहा है। तो द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर विल बी क्रेडिटेड टू, तो देखिए जो आपका क्या बोलते हैं गुडविल लाएगा जेड, वो किसके अकाउंट में क्रेडिट होगा वो आपको बताना है। तो देखिए एडमिशन के समय हम लोग को हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो पहले कैलकुलेट करना होता है, तो आइए पहले हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इजीली आंसर करते हैं। तो हाँ आइए रेशियो एक बार फिर से देख लेते हैं ध्यान से। देखिए ओल्ड रेशियो आपका 3:1 है और न्यू रेशियो 2:1:1 है। सो ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई 3:1 और न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड ये आपका देखिए दिया था 2:1:1। क्लियर। अब हम लोग को निकालना है, अभी बताया एडमिशन के समय हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट होता है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ एक्स, एक्स देखिए अपना कितना शेयर सेक्रीफाइस करेगा, तो इसका फॉर्मूला देखिए होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो देखिए इसका दिया है एक्स का 3/4, न्यू रेशियो देखिए दिया हुआ है आपका 2/4, तो एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, यानी कि 3 में से 2 गया 1, यानी कि देखिए इसका आया 1/4। उसी तरह y का कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ y, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो इसका देखिए ओल्ड था 1/4 और न्यू भी है 1/4, तो ये देखिए कट गया, ये आ गया 0, यानी कि इसने कोई भी शेयर सेक्रीफाइस नहीं किया, सेक्रीफाइस का काम बस किसने किया, एक्स ने किया। तो यानी कि गुडविल भी देखिए कौन पाएगा, सिर्फ एक्स पाएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। वाई ने तो देखिए कोई सेक्रीफाइस ही नहीं किया था, क्योंकि वाई का देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो 0 आ गया, तो इसीलिए इसको कोई गुडविल नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ एक्स देखिए अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसीलिए वही सारा का सारा गुडविल पाएगा। तो 23 का देखिए जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा ओनली एक्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है,
एज पर पार्टनरशिप एक्ट विच ऑफ दीज राइट्स आर अवेलेबल टू अ पार्टनर, यानी कि पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार कौन से अधिकार आपका साझेदार के पास होते हैं, कौन से अधिकार आपके साझेदार के पास होते हैं पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार, बोनस पाने का, सैलरी पाने का, कमीशन पाने का या इक्वल प्रॉफिट पाने का। ठीक, तो बताइए पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार जो पार्टनर्स के पास राइट्स अवेलेबल होते हैं वो कौन से राइट्स होते हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार जो देखिए पार्टनरशिप के पार्टनर्स के पास जो इस ऑप्शन से अगर देखा जाए जो राइट्स अवेलेबल होते हैं वो होते हैं इक्वल प्रॉफिट पाने का अधिकार। सैलरी, बोनस, कमीशन ये एक्सेप्शनल केस में मिलता है, हमेशा नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आपसे क्या कह रहा है, अपॉन डिसोल्यूशन विच इज द प्रॉपर ऑर्डर फॉर एप्लीकेशन ऑफ द फर्म्स एसेट्स। क्लियर, यानी कि डिसोल्यूशन की बात कर रहा है आपसे, जब फर्म का विघटन होता है तो जो प्रॉपर ऑर्डर होता है आपका फर्म के एसेट्स का, उसके एप्लीकेशन के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं हम लोग, पेमेंट्स ऑफ लोन, मतलब ये जो ऑर्डर दे रखा है इसको हमको देखिए अरेंज करना है अपने, मतलब जो डिसोल्यूशन के समय जो क्या बोलते हैं जो जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, तो उसमें सबसे पहला स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, उस हिसाब से आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखिए पेमेंट्स ऑफ पार्टनर्स लोन, फिर इन पेइंग द डेब्ट्स ऑफ फर्म्स टू द थर्ड पार्टी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस टू पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। तो सबसे पहले देखिए जो आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ होती है ना उसका पेमेंट किया जाता है। तो यानी कि देखिए दो सबसे पहले होगा, तो इसीलिए देखिए ए और डी विल बी कैंसल्ड। फिर उसके बाद से देखिए जो हम लोग करते हैं वो करते हैं जो पार्टनर्स का, अगर पार्टनर्स देखिए फर्म को कोई लोन दे रखे हैं तो उनकी भुगतान करते हैं, यानी कि 2 और 1। फिर उसके बाद से देखिए आपका जो किया जाता है वो किया जाता है आपका जो पार्टनर्स का कैपिटल है उन कैपिटल का भुगतान होगा, जो पार्टनर्स का कैपिटल उस कैपिटल को भुगतान करेंगे, यानी कि फिर ये, और फिर जो पैसा सरप्लस का बचेगा उसको पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा, यानी कि 2, 1, 4, 3 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। तो देखिए आपको कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दे दिया, उसके बिहाफ में जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहला क्या कह रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। तो हाँ देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है और डेलीगेशन होता है वो क्लोजली इंटर रिलेट करते हैं। दूसरा देखिए आपसे क्या बोल रहा है कि डेलीगेशंस एंड डिसेंट्रलाइजेशन आर बोथ डिजायरेबल। हाँ तो ये भी देखिए करेक्ट है, डेलीगेशंस और डिसेंट्रलाइजेशन होता है ये डिजायरेबल होता है, इच्छा पर निर्भर करता है। तीसरा देखिए आपसे क्या कह रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टेटमेंट देखिए गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि ये देखिए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल होता है। क्लियर, और 26वां कह रहा हूँ, चौथा पॉइंट देखिए, डेलीगेशन इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस। तो अभी देखिए हम लोग पढ़े तीसरा पॉइंट उसी से ये रिलेट कर गया, तो ये भी देखिए रॉन्ग हो गया। डेलीगेशंस देखिए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए पॉसिबल है, क्योंकि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस का भी तो एक डेलीगेशंस होता है। तो 1 और 2 देखिए करेक्ट होगा, बाकी 3 और 4 गलत है, यानी कि 26 का ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 27 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, वीडियो आप लोग देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोग के साथ जुड़ सके और वो अपनी देखिए तैयारी को और भी अच्छे से बना सके। तो इसीलिए प्लीज़ आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें आप लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोग के साथ जुड़ सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 अब ध्यान दीजिए आपसे क्या कह रहा है, गुडविल इन पार्टनरशिप फर्म कैन बी वैल्यूड एट टाइम। यानी कि देखिए जो ख्याति की गणना होती है पार्टनरशिप फर्म में वो किस समय होती है, एडमिशन के समय, रिटायरमेंट के समय, डेथ के समय या ऑल ऑफ दीज। तो हम सब जानते हैं जो गुडविल की गणना होती है वो एडमिशन के समय भी करनी पड़ती है, रिटायरमेंट के समय भी करनी पड़ती है, डेथ के समय भी करनी पड़ती है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, एक चीज़ और होता है, जब आपका क्या बोलते हैं पार्टनरशिप डीड जो होती है उस डीड में अगर कोई परिवर्तन होता है तो भी हम लोग गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं, यानी ऑल ऑफ दीज विल बी करेक्ट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए, डैश रूल इज एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ एनी पार्टनर बिकेमिंग इंसॉल्वेंट। यानी कि इन चारों में से कौन सा रूल आपका अप्लाई होता है जब कोई पार्टनर आपका इंसॉल्वेंट हो जाता है। जब कोई पार्टनर आपका इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो इन चारों में से कौन सा रूल अप्लाई होता है। तो सब पढ़े होंगे कॉमर्स में, पार्टनरशिप में, कि गार्नर वर्सेस मूरे और एक और था विल्किंस,
3 लोग थे, तो उन्हीं तो विल्किंस देखिए दिवालिया हो जाता था, मतलब इंसॉल्वेंट हो जाता था। फिर गार्डनर और मोरे सोचते थे उसका लॉस कैसे रिकवर किया जाएगा। तो जो जज होता है वो जज देखिए फैसला सुनाता है कि जो कैपिटल रेशियो इन दोनों का होगा उसी हिसाब से हम लोग विल्किंस के लॉसेस को मतलब बियर करेंगे। तो इसलिए देखिए गार्डनर वर्सेस मोरे का नियम फॉलो किया जाता है इंसॉल्वेंट के समय। 29 देखिए आपसे क्या कह रहा है आप, प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन इज शेयर्ड अमंग द पार्टनर इन डैश रेशियो। यानी कि देखिए रीवैल्यूएशन के समय जब कंपनी को पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो पार्टनर्स में जो बांटा जाता है वो किस रेशियो में बांटा जाता है। यानी कि रीवैल्यूएशन के समय जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो पार्टनर्स को किस रेशियो में बांटा जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो या इक्वल रेशियो। तो आंसर करिए जल्दी इसका। जब रीवैल्यूएशन के समय जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो किस पार्ट में बटेगा, तो ये हमेशा याद रखिएगा ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स के बटता है, पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। और यही अगर मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, याद रखिएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट की जगह अगर मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है तो वहां पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ता है। 30वां देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ अ पर्सन आर लीगली अलाउड टू ऑपरेट इन अ पार्टनरशिप। यानी कि मैक्सिमम कितने क्या बोलते हैं पर्सन्स हो सकते हैं जो लीगली अलाउड है पार्टनरशिप फर्म को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए। याद रखिएगा पार्टनर्स बनने के लिए बात नहीं कर रहा है, ऑपरेट करने की बात कर रहा है, बस फर्म को चलाने की बात कर रहा है। मतलब कितने लोग एक फर्म में नौकरी कर सकते हैं उसकी बात कर रहा है, उसको ऑपरेट कर सकते हैं, पार्टनर्स की बात नहीं कर रहा है। तो इसकी देखिए कोई भी लिमिट तय नहीं है, ये याद रखिएगा। कितने बच्चे सोचोगे मैक्सिमम 100 लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो पार्टनर 100 होते हैं, जो कंपनी के फर्म के एम्प्लॉय होंगे वो थोड़ी ना 100 होते हैं, उसकी तो कोई लिमिट ही निर्धारित नहीं है। तो इसीलिए दो देयर इज नो लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, कैश फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू। यानी कि देखिए जो आपका कैश फ्रॉम ऑपरेशंस होता है, जैसे देखिए जब हम लोग कैश फ्लो बनाते हैं तो कैश फ्लो पता होगा 3 पार्ट में बटा होता है। सबसे पहला ये होता है ऑपरेशन, दूसरा आपको पता होगा होता है इन्वेस्टिंग, और तीसरा देखिए जो आपका होता है वो होता है फिनेंसिंग। ठीक, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फिनेंसिंग। तो ये देखिए जो बात कर रहा है आपका बोल रहा है ऑपरेशन यानी कि ऑपरेटिंग की। तो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस डिक्रीजेस इन करंट एसेट्स, दूसरा नेट प्रॉफिट प्लस इंक्रीजेस इन करंट एसेट्स, तीसरा नेट प्रॉफिट माइनस डिक्रीजेस इन करंट एसेट्स, या नन ऑफ द एबव। तो देखिए जो आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग निकाला जाता है ना, वो देखिए पहला वाला करेक्ट है। नेट प्रॉफिट में से हम लोग करंट एसेट्स को डिक्रीज करते हैं और करंट लायबिलिटी को प्लस करते हैं। मतलब इस करंट एसेट्स को देखिए माइनस करते हैं, और करंट एसेट्स में अगर मान लीजिए परिवर्तन हो रहा है तो उसको माइनस किया जाएगा, और करंट लायबिलिटी में जो परिवर्तन होता है उसको जोड़ा जाता है। तो इसीलिए ए देखिए आपका करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, एक सेकेंड। सेल्स बजट इज, जो सेल्स बजट होता है वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर बजट, मास्टर बजट, फंक्शनल बजट या कैश बजट। तो देखिए जो सेल्स बजट होता है वो आपका फंक्शनल बजट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33, अंडर द मार्जिनल कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट के तहत यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट वुड मोस्ट लाइकली टू बी इंक्रीज बाई। ठीक, तो जो आपका देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट के तहत जो यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट होता है यानी कि प्रति इकाई लागत जो होती है वो मोस्ट लाइकली भी इंक्रीज बाय, तो किसके द्वारा बढ़ाई जाती है वो आपसे पूछ रहा है। अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, एन इंक्रीज इन द कमीशन पेड टू सेल्समैन फॉर ईच यूनिट सोल्स, या अ डिक्रीज इन द कमीशन पेड टू सेल्समैन फॉर ईच यूनिट सोल्स। तो देखिए जो मार्जिनल कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट में जो यूनिट प्रोड्यूस कॉस्ट होता है, यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट होता है, वो देखिए जो इंक्रीज होता है वो इसी की वजह से होता है, एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, इन प्रॉपर कैपिटल बजटिंग एनालिसिस वी इवैल्यूएट इंक्रीमेंटल। यानी कि देखिए जब हम लोग कैपिटल बजटिंग को एनालाइज करते हैं तो हम लोग जो इवैल्यूएट करते हैं इंक्रीमेंटल,
यानी कि इंक्रीज वो किस में करते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। कैश फ्लो, अकाउंटिंग इनकम, अर्निंग या ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो देखिए कैपिटल बजट एनालिसिस में जब हम लोग इंक्रीमेंटल या इवैल्यूएट करते हैं तो उसके लिए हमको कैश फ्लो कैलकुलेट करना पड़ता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। व्हेन इज नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव, यानी कि कब आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव होगी वो आपको बताना है, कब आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव होगी। तो सबसे पहला देखिए आपसे, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज ग्रेटर देन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो देखिए बिल्कुल गलत है। द फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज ग्रेटर देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये भी देखिए गलत है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज ग्रेटर देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, तो ये देखिए करेक्ट है। जब देखिए पैसा आपके पास से ज़्यादा जाएगा, देखिए लिखा है ना, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज ग्रेटर, यानी कि जो आउटफ्लो होगा वो आपका ज़्यादा होगा, लेकिन इनफ्लो देखिए जब आपका कम होगा तब आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। देखिए जा आपके पास से ज़्यादा रहा है लेकिन आपके पास कम रहा है तो ऑब्वियसली आपकी वैल्यू नेगेटिव में ही शो करेगी, तो इसीलिए देखिए तब आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव बनेगी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। कुल देखिए आज हम लोग 150 क्वेश्चन करेंगे तो इसीलिए बोर मत होइएगा, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 36 ध्यान दीजिए अब आपसे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द फ्लो ऑफ फंड्स, यानी कि इन चारों में से कौन सा आपका अफेक्ट करेगा फंड के फ्लोज में। ठीक, ट्रांजेक्शन्स अफेक्टिंग बोथ करंट अकाउंट, a transaction affecting both non current account, या a transaction affecting current and non current account, या none of the above। तो बताइए फंड फ्लो, फंड के फ्लो के लिए कौन सा इन तीनों में से, ये तो नन ऑफ द above है, तो इन तीनों में से कौन सा पॉइंट अफेक्ट करेगा फंड फ्लो, अफेक्ट करेगा फ्लो ऑफ फंड्स में। तो देखिए सी बिल्कुल करेक्ट होगा। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर देखिए करंट या नॉन करंट अकाउंट में हो रहा है तो वो आपका देखिए फंड्स के फ्लो को अफेक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। इफ सेल्स रेवेन्यू एट 60% कैपेसिटी इज 4,50,000, ठीक है, सेल्स रेवेन्यू एट 70% कैपेसिटी ऑन फॉल इन सेलिंग प्राइस बाय 5% वुड बी, यानी कि देखिए आपसे बोल रहा है जब आप 60% कैपेसिटी के साथ किसी फर्म में काम कर रहे हैं तो आपका सेल्स रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो 4.5 लाख रुपए जनरेट हो रहा है, समझ रहे हैं। उसी तरह जब आप देखिए क्या बोलते हैं, सेल्स रेवेन्यू एट, जब आप देखिए 70% कैपेसिटी पे काम करेंगे और आपका सेलिंग प्राइस है कि 5% से रिड्यूस हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा, तब आपका सेल्स रेवेन्यू कितना जनरेट होगा आपको बताना है। ठीक, तो आइए देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए आपका जो 60% कैपेसिटी पे देखिए जब काम हो रहा था तो कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, 4,50,000, तो 4,50,000, और देखिए 60% पे काम हो रहा है ना, तो इसको देखिए जब 100% कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करते हैं, इंटू 100/60, तब ये हमको पता चल जाएगा कि 100% कैपेसिटी पे काम कितना होगा। क्लियर। अब देखिए आपसे पूछ रहा था आपसे कि क्या बोलते हैं, अब सेल्स रेवेन्यू जब 70% कैपेसिटी पे काम होगा तो देखिए टोटल कैपेसिटी तो हमारी इतनी होगी, ये आएगी हमारी टोटल कैपेसिटी। इसमें देखिए जैसे ही हम लोग इसका 70% निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा 70% कैपेसिटी पे काम कितना होगा। फिर उसके बाद से देखिए बोल रहा था कि आपका जो सेलिंग प्राइस है वो देखिए 5% से डिक्रीज हो जा रहा है, घट जा रहा है, तो यानी कि 5% से देखिए जब मेरा सेलिंग प्राइस फॉल कर जाएगा, गिर जाएगा, तो यानी कि कितने से सेलिंग प्राइस तब होगा, 95 से होगा। 5% से देखिए घट गया तो बचा कितना, 95 ही ना, तो वही। तो इसको देखिए जब टोटल आप सॉल्व करेंगे ना तो आपका आएगा 4,98,750। तो यही देखिए आपका करेक्ट आंसर बनेगा ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए अब ध्यान से, अब आपसे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैश आउटफ्लो फॉर द फर्म, यानी कि इसमें से कौन सा आपका कैश आउटफ्लो नहीं है फर्म से। ठीक, इन चारों पॉइंट में से कौन सा कैश आउटफ्लो नहीं है। तो टैक्सेस देखिए आउटफ्लो है, पे करना पड़ता है सरकार को। इंटरेस्ट पेमेंट ये भी देखिए आपको अपने इन्वेस्टर्स को पे करना होता है। डिविडेंड्स भी देखिए शेयर होल्डर्स को पे करना होता है, लेकिन डेप्रिसिएशन जो होता है ये फर्म के बाहर नहीं पेमेंट होती है, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो यही इसका आंसर करेक्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 39, अब आपसे क्या कह रहा है, which inventory costing method is based on the assumption that cost should be changed against revenue in the order in which they were incurred।
तो यानी कि बोल रहा है इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड में किस अजम्पशन के आधार पर ये कहा जाता है कि कॉस्ट शुड बी चेंज, यानी कि लागत देखिए आपकी बदलेगी अगेंस्ट रेवेन्यू इन द ऑर्डर, यानी कि आपकी लागत देखिए बदलनी पड़ेगी रेवेन्यू के हिसाब से। तो ये किस में कहा जाता है वो आपसे बोलना है। तो ये देखिए फीफो में कहा जाता है कि जो मतलब फीफो का ये कॉन्सेप्ट है कि जो कॉस्ट चेंज होगा वो रेवेन्यू के अगेंस्ट चेंज होगा, ये फीफो का कॉन्सेप्ट होता है। 40 देखिए आपसे क्या कह रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो ध्यान दीजिएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट एंड टोटल सेल्स। तो ये देखिए बिल्कुल करेक्ट है, आपका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है वो सही बता रहा है। टोटल सेल्स में से जैसे ही हम लोग ब्रेक इवन सेल्स घटा देते हैं तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाता है। नेक्स्ट देखिए आपसे कह रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स इन वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। तो देखिए बिल्कुल सही बोल रहा है कि परसेंटेज में भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हम लोग शो करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट देखिए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। विच इज द अजम्पशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस, यानी कि जो अजम्पशन ऑफ यूटिलिटी का एनालिसिस है, विश्लेषण है, उससे संबंधित सवाल पूछा है। तो यूटिलिटी इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। यूटिलिटी देखिए कभी भी मनी के टर्म्स में मेजर नहीं की जा सकती है। यूटिलिटी मतलब उसकी योग्यता, उसकी क्या उपयोगिता है, समझ रहे हैं आप। जैसे आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आपको कोई एक रोटी भी दे दे तो आप खुश हो जाएंगे, तो उसकी देखिए आप क्या बोलते हैं, मतलब अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप उससे एक रोटी की मुँह की कीमत दे देंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी और कहीं आप ऐसी जगह फंस गए जहाँ पे आपके पास पैसे तो हैं बट कुछ खा नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे अगर आपको कोई 1-2 रोटी भी दे दे तो आप उसकी मुँह की कीमत दे देंगे, समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर आपका पेट भरा हुआ है पूरा अच्छे से और आपके पास कोई डोमिनोज का पिज़्ज़ा ला कर रख दे तो देखिए आप नहीं खाएंगे, कहेंगे नहीं मेरा मन नहीं है। तो उसके लिए कोई आपसे अगर मुँह की कीमत मांगेगा तो आप नहीं देंगे वहाँ पर। तो इसीलिए देखिए किसी भी वस्तु की जो यूटिलिटी होती है, उपयोगिता होती है, वो कभी भी पैसे के रूप में टर्म में नहीं मेजर की जा सकती है, ठीक। तो ये बिल्कुल गलत है। यूटिलिटी इज अ प्राइस, अभी मैंने बताया यूटिलिटी प्राइस हो ही नहीं सकता क्योंकि इसको कभी भी पैसे के टर्म में मेजर किया ही नहीं जा सकता है, तो ये भी गलत। देयर आर सब्स्टिट्यूट, यूटिलिटी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अगर भूख लगी है तो आप खाना ही खाएंगे, भूख लगी है तो आप मूवी देखने नहीं जाएंगे, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ये सी भी गलत है, यानी कि डी इसका करेक्ट होगा, नन ऑफ द एबव। 42 देखिए आपसे क्या कह रहा है, अब ध्यान दीजिएगा कि क्या बोलते हैं। हु प्रपोज्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यानी कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को किसने प्रपोज किया था ये आपको बताना है। तो ये याद रखिएगा हिग्स और एलन ने प्रपोज किया था। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न इज ओनली एप्लीकेबल टू एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग टू, यानी कि देखिए जो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न जो आपका सिर्फ एग्रीकल्चरल पर एप्लीकेबल होता है, ये किसके अनुसार ये कहा गया है। ये क्लासिकल स्कूल है, जेएम किन्स, मॉडर्न स्कूल या नियो क्लासिकल स्कूल। तो ये याद रखिएगा एक कॉन्सेप्ट ओल्ड स्कूल का है, क्लासिकल स्कूल। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 44 देखिए आपसे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि इन चारों में से कौन सा आपका करेक्टली मैच्ड नहीं है वो बताना है, ठीक। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। तो पहला देखिए आपसे क्या कह रहा है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, गोसेन। तो ये देखिए बिल्कुल सही है, गोसेन द्वारा ही ये लॉ दिया गया है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का। दूसरा देखिए ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, तो ये हिग्स एंड एलन द्वारा देखिए कॉन्सेप्ट दिया गया है, ये भी कॉन्सेप्ट देखिए बिल्कुल सही है। ऑर्डिनल मेजरमेंट यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट हिग्स एंड एलन द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट देखिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मिस्टर रॉबिन्सन। तो ये देखिए गलत है। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स का देखिए जो लॉ दिया गया था ना, जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो आपका एडवर्ड चैम्बरलिन द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा एडवर्ड चैम्बर एक सेकेंड, लीन द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था, एडवर्ड चैम्बर लीन द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स का। और लास्ट देखिए आपका यही ऑप्शन देखिए करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्लार्क द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 देखिए आपसे क्या कह रहा है अब। द वैलिड रीजन फॉर द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इज, यानी कि देखिए
जो लॉ ऑफ डिमांड के ऑपरेशंस के लिए वैलिड रीज़न क्या होता है वो आपको बताना है। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो पहला देखिए बिल्कुल करेक्ट है, वैलिड रीज़न है। दूसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये भी देखिए आपका वैलिड रीज़न है। और तीसरा इनकम इफेक्ट, यानी कि तीनों के तीनों देखिए वैलिड रीज़न हैं। तो ऑल ऑफ दीज। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। विच चार्ट रिप्रेजेंट लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि इन चारों में से कौन सा चार्ट आपका लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट का चार्ट शो कर रहा है। तो ये देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ये आपका चार्ट लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट का चार्ट शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एंड कांस्टेंट रिटर्न आर टेम्परेरी फेजेस ऑफ, यानी कि देखिए जो आपका लॉ ऑफ इंक्रीजिंग या और कांस्टेंट रिटर्न जो टेम्परेरी फेजेस के लिए होता है ये आपको बताना है। मतलब कौन सा लॉ आपका इंक्रीजिंग एंड कांस्टेंट रिटर्न टेम्परेरी फेजेस के लिए होता है वो आपको आंसर करना है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी या लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जल्दी से आंसर बताइए इसका। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एंड कांस्टेंट रिटर्न फॉर अ टेम्परेरी फेजेस क्या होता है आपका, तो ये याद रखिएगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस होता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड डेवलप्ड बाय, यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था और किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो E.A.G. रॉबिन्सन, J.M. किन्स, लाइनन रॉबिन्सन या अल्फ्रेड मार्शल। तो देखिए जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है ना वो जिसके जो इंट्रोड्यूस और डेवलप किया गया था वो आपका अल्फ्रेड मार्शल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए आपसे क्या कह रहा है। द पॉइंट एट विच द टोटल प्रोडक्ट स्टॉप्स इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट एंड इट स्टार्ट इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग इज कॉल्ड, यानी कि वह कौन सा पॉइंट होता है आपका जहाँ पे आपके टोटल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो रुक जाते हैं आपका इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होने के लिए, वो फिर इंक्रीज होते हैं डिक्रीजिंग रेट से। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ये आपका याद रखिएगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे होता है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए आपसे क्या कह रहा है। मैचिंग का क्वेश्चन है, मैच करना है। तो आइए देखते हैं, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। सबसे बोला इनपुट, आउटपुट, आइसोकोंट, CES प्रोडक्शन फंक्शन, फिर आपका है ड्यूपोली मॉडल, फिर उसके बाद से किंग्ड डिमांड कर्व्ड। क्लियर। अब इसको देखिए हमको मैच करना है। तो सबसे पहले देखिए इनपुट आउटपुट आइसोकोंट, ये देखिए लोनिफ का है, ठीक। तो इसका देखिए 2 बन जाएगा। फिर उसके बाद से देखिए आपका है CES प्रोडक्शन फंक्शन, ये एरो एंड चेनरी। फिर उसके बाद से ड्यूपोली मॉडल, ये देखिए आपका बनेगा कॉर्नोट का। और फिर उसके बाद से किंग डिमांड कर्व, ये P स्वीजी। तो 2 1 4 3 विल बी करेक्ट, यानी कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 ध्यान दीजिए अब आपसे क्या कह रहा है। इसमें भी देखिए मैचिंग का क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़िएगा आप लोग ताकि अच्छे से आंसर कर सके, और आंसर जरूर करके बताइएगा लास्ट में किसका कितना करेक्ट हो रहा है। तो देखिए ध्यान से अब आपसे क्या कह रहा है 53। यूटिलिटेरियन अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, प्राइस कंजम्पशन कर्व या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्लियर। और फिर उसके बाद से यहाँ देखिए आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व, फिर U इज इक्वल टू फंक्शंस ऑफ x एंड y, फिर MRS XY इज इक्वल टू MRS YX। क्लियर। तो इसको देखिए हमको मैच करना है। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला देखिए आपका यूटिलिटेरियन अप्रोच, तो ये देखिए आपका U इज इक्वल टू फंक्शंस ऑफ x एंड y, क्योंकि U से ही देखिए इसका आ गया ये, तो ये आपका तीसरा इसका देखिए बन गया। फिर उसके बाद से ऑर्डिनल अप्रोच, ये देखिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, ये आप लोग इकोनॉमिक्स में अच्छे से पढ़े होंगे। फिर प्राइस कंजम्पशन कर्व देखिए आपका बजट लाइन होता है, जो आपका इंडिफरेंस बजट लाइन होता है और एक इंडिफरेंस कर्व होता है। और फिर उसके बाद से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये देखिए बराबर की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली बराबरी कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो ये देखिए ये क्वेश्चंस बस हम लोग थोड़ा दिमाग लगाए रहते हैं तो आंसर कर दिए रहते हैं, क्योंकि हिंट ही देखिए लिस्ट 1 में दे दिया था आपको बहुत सारा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है।
द लर्नर इंडेक्स मीजर्स, यानी कि देखिए जो लर्नर इंडेक्स होता है वो क्या मीज़र करता है वो आपको बताना है। लर्नर इंडेक्स क्या मीज़र करता है? मार्केट पावर, प्राइस, प्राइस मार्जिनल कॉन्सेप्ट या नन ऑफ दीज। तो देखिए जो लर्नर इंडेक्स मीज़र करता है ना वो याद रखिएगा मार्केट के पावर को मीज़र करता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, मैचिंग का ही क्वेश्चन है तो ध्यान दीजिएगा। लिस्ट 1 को देखिए फिर लिस्ट 2 के साथ हम लोग को मैच करना है। तो देखिए सबसे पहला आपका दिया हुआ है परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स, फिर आपसे मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स, फिर ओलिगोपॉली और फिर आपका एटिंग मोनोपोली। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। सबसे पहला आपका दे रखा है यहाँ देखिए डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट, डोमिनेंट स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस और आइडेंटिकल प्रोडक्ट। तो देखिए अब हमको आंसर कर रहा है। तो देखिए परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स में देखिए जो सेलर और बायर होते हैं उनको देखिए प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, तो इसलिए आइडेंटिकल प्रोडक्ट ए का देखिए 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद से मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स, तो इसमें देखिए प्रोडक्ट इंडिफरेंस। फिर उसके बाद से देखिए आपका ओलिगोपॉली, तो ओलिगोपॉली में देखिए डोमिनेंट स्ट्रेटेजी काम करती है। और फिर एटिंग मोनोपोली, तो इसमें देखिए डिफरेंस प्राइस होते हैं फॉर द सेम प्रोडक्ट के लिए। तो 4 3 2 1 यानी कि ए विल बी करेक्ट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 56 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है तो ध्यान से पढ़कर आंसर करिएगा आप लोग कि द मेजर इकोनॉमिक पावर्स हैव सक्सीड इन क्रिएटिंग ए न्यू इंटरनेशनल regime where the profit and the dominance of their transactional corporations will be decisive considerations। ठीक, और तो असर्शन तो देखिए बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? कि देखिए जो द मेजर इकोनॉमिक पावर हैव सक्सीड इन क्रिएटिंग न्यू इंटरनेशनल रेजिम, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट देखिए बोल रहा है आपसे। और वेयर द प्रॉफिट्स एंड द डोमिनेंस ऑफ दियर ट्रांजेक्शनल कॉरपोरेशन विल बी डिसिसिव कंसिडरेशन। तो देखिए बिल्कुल करेक्ट असर्शन था। रीजन देखिए द रेजिम will legitimize the process of progressive erosion of the sovereign economic space of the third world countries। ये भी देखिए बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये देखिए इसका कोई सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। ये देखिए मेजर इकोनॉमिक पावर की बात कर रहा है और ये सोवरेनिटी की बात कर रहा है। दैट मीन्स ये बी वाला बिल्कुल करेक्ट बनेगा कि आर, ए और आर तो करेक्ट है लेकिन आर देखिए उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। ये भी देखिए असर्शन रीजन का क्वेश्चन है तो ध्यान से पढ़िएगा तब आंसर करिएगा। तो पहले द बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रेजेंट अ classified record of all receipt on accounts of goods exported, services rendered and capital received by the goods। तो ये देखिए अभी तक तो सब सही जा रहा है कि देखिए जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो क्या प्रेजेंट करता है, क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स, ऑल रिसिप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ गुड्स का शो करता है, गुड्स एक्सपोर्टेड, सर्विस रेंडर्ड, कैपिटल रिसीव्ड बाय रेसिडेंट, पेमेंट मेड बाय देम ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड एंड सर्विसेज, रिसीव फ्रॉम कैपिटल ट्रांसफर टू नॉन रेसिडेंट और फॉरनर्स। तो देखिए असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। इसका रीजन देखिए द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी देखिए बिल्कुल करेक्ट है। और ये दोनों देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहे थे, यानी कि ए करेक्ट होगा कि ए और आर दोनों करेक्ट है, और आर देखिए ए का सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। 58 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। Which among the following is not rightly explained, यानी कि कौन सा इसमें से rightly explained नहीं किया गया है वो आपको बताना है। तो सबसे पहला देखिए M1 टाइप ऑफ सप्लाई ऑफ मनी का क्वेश्चन है, याद रखिएगा सप्लाई ऑफ मनी का क्वेश्चन है। तो M1 इज इक्वल टू करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक। तो पहला तो देखिए बिल्कुल करेक्ट है। जो M1 होता है ना आपका वो यही बताता है कि जो पब्लिक के पास कितनी करेंसी है और डिमांड डिपॉजिट कितनी है पब्लिक की इन अ कमर्शियल बैंक। ठीक, M2 पढ़ते हैं। M2 देखिए बताया आपका M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट। तो ये भी देखिए करेक्ट है, हमको यहाँ देखिए नॉट करेक्ट बताना है, याद रखिएगा। तो M1 भी करेक्ट है और M2 भी करेक्ट है। M2 देखिए M2 टाइप ऑफ मनी जो होता है वो बताता है M1 प्लस इसी में जैसे ही हम लोग पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट जोड़ देते तो हमारा सेकंड टाइप ऑफ मनी आ जाता है। M3 देखिए क्या बताता है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक। हाँ, FD और RD में पब्लिक का कितना डिपॉजिट है उसको ले लेता है, ये भी करेक्ट है। M4 इज इक्वल टू M3 प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, ये भी देखिए बिल्कुल करेक्ट है।
M1 नैरो मनी कहा जाता है, M3 ब्रॉड मनी कहा जाता है। ये भी देखिए करेक्ट है, यानी कि इसमें कोई रॉन्ग ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका आंसर देखिए डी बनेगा, नन ऑफ डीज। तो ये लेकिन पॉइंट अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत बार सवाल में पूछता है बताइए M2 किस टाइप की मनी होती है, नैरो मनी किसको कहा जाता है, ब्रॉड मनी किसको कहा जाता है, ये बहुत बार सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59। देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट, इसमें भी देखिए नॉट की बात कर रहा है, इफेक्ट ऑफ डंपिंग ऑन इंपोर्टिंग कंट्री। तो आइए देखते हैं कि इन चारों में से कौन सा इफेक्ट नहीं करेगा डंपिंग ऑन इंपोर्टिंग कंट्री पे। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री माइट बी अफेक्टेड एडवर्सली बाय यर डिक्लाइन इन सेल्स एंड प्रॉफिट्स। तो ये देखिए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो एक देखिए जिसमें भी दिखेगा उसको काट देते हैं, तो पहला काट देते हैं, if dumping is continued for a long period survival the domestic industry may be threatened। तो ये भी देखिए बिल्कुल करेक्ट है, अगर डंपिंग देखिए ज़्यादा समय के लिए चलता है तो ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए खतरा बन जाता है। तो दूसरा भी देखिए करेक्ट है, तो दूसरा जिसमें उसको भी काट देते हैं। डंपिंग में क्रिएट बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम फॉर द कंट्री, ये भी देखिए बिल्कुल करेक्ट है। और इट फाइंड्स मार्केट फॉर इट्स सरप्लस प्रोडक्शन, तो ये देखिए गलत है एक्चुअली, तो यही देखिए चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशंस, यानी कि कौन सा फिनोमिना इकोनॉमिक का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशंस बताता है। ठीक, नॉमरेटिव और पॉजिटिव, माइक्रो या मैक्रो, तो बताइए कौन सा इकोनॉमिक फिनोमिना है जो एक्सप्लेन करता है कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशंस को। तो ये देखिए आपका जो नॉर्मेटिव होता है वो फिनोमिना ही एक्सप्लेन करता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच वन इज कॉल्ड ब्रेटन वुड्स ट्विंस, किसको ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है, यानी कि ब्रेटन वुड्स समझौता आप लोग सुने होंगे। ब्रेटन वुड्स समझौता कब हुआ था, 1944 में हुआ था। तो ब्रेटन वुड्स समझौते में दो देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। सबसे पहला देखिए आपका था वर्ल्ड बैंक, और दूसरा देखिए था आपका IMF। इन्हीं दोनों को ट्विंस कहा जाता है, और इन दोनों का देखिए जो स्थापना हुआ था वो आपका 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। तो इसीलिए IMF और IBRD, वर्ल्ड बैंक को IBRD के नाम से भी जाना जाता है, तो वो करेक्ट होगा। 62 पे पढ़ते हैं। 62 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, अंकटाड स्टैंड फॉर, अंकटाड का फुल फॉर्म क्या होता है वो आपको बताना है। ठीक, तो अंकटाड का देखिए जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस इन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी कि ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए आप क्या कह रहा है आपसे कि GDP एट अ फैक्टर कॉस्ट इज, तो GDP देखिए जो फैक्टर कॉस्ट पे होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ओके, तो GDP माइनस IT माइनस S, IT स्टैंड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस, S स्टैंड फॉर सब्सिडीज। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए अब आपसे ध्यान से क्या कह रहा है, विच वन इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया, यानी कि राजकोषीय नीति की इसमें से कौन सा उद्देश्य नहीं होता है वो बताना है, यानी कि राजकोषीय नीति का इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं होता है। क्लियर, टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, यही देखिए नहीं होता है, ये काम फिजिकल पॉलिसी का नहीं मॉनेटरी पॉलिसी का है। ठीक, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों के तीनों देखिए फिजिकल पॉलिसी के ही ऑब्जेक्ट हैं। टू प्रमोट प्राइस स्टेबिलिटी, to minimize the inequalities of income and wealth, and to promote employment opportunities। Clear? 65 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, which one is not an element of internal environment, यानी कि इसमें से कौन सा चारों में से इंटरनल एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं है। क्लियर, तो मार्केटिंग कैपेबिलिटी, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, मनी एंड कैपिटल मार्केट, तो ये देखिए मनी एंड कैपिटल मार्केट इंटरनल एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं होता है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। 66 आते हैं। 66 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, अच्छा करेक्ट ऑप्शन देखिए ढूंढ के हमको आंसर करना है, तो आइए पढ़ते हैं हम लोग। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच 4 बेनिफिट्स, 4 बेनिफिट्स आर अवेलेबल टू होस्ट कंट्रीज फ्रॉम MNCs, यानी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, यानी कि जो होस्ट कंट्री होती है MNC की उसको कौन से 4 बेनिफिट्स
होते हैं उसके पास। एमएनसी की जो होस्ट कंट्री होती है, मतलब एमएनसी जिस कंट्री में सेटअप किया जाता है, उस कंट्री के 4 बेनिफिट्स आपको, मतलब उस कंट्री को जो 4 बेनिफिट्स मिलते हैं उसका आंसर आप लोगों को करना है। क्लियर? तो आइए देखते हैं कौन कौन से बेनिफिट्स अवेलेबल होते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये देखिए बिल्कुल है। अब मान लीजिए जर्मनी की कोई एमएनसी हमारे इंडिया में आकर लगेगी तो ऑब्वियसली हम दोनों कंट्री के बीच में टेक्नोलॉजी का साझा होगा, तो वो बिल्कुल करेक्ट है। लर्निंग ऑफ बिजनेस मैनरिज्म, तो ये तो गलत है, ये नहीं कुछ कहा जा सकता है। स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, ये भी कभी नहीं, स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन कभी भी एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ शेयर नहीं करती है। क्रिएशन ऑफ जॉब्स, ये भी देखिए बिल्कुल करेक्ट। अब मान लीजिए दूसरे कंट्री की कंपनी हमारा, अब जैसे सैमसंग देखिए नोएडा में आ रहा है, तो नोएडा में जैसे ही सैमसंग आएगा तो ऑब्वियसली बहुत से इंडिया में लोगों को रोजगार मिलेंगे, तो इसलिए क्रिएटिंग ऑफ जॉब्स बिल्कुल करेक्ट है। एंटरटेनमेंट, तो देखिए एमएनसी का काम एंटरटेनमेंट से लेना देना नहीं है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी देखिए बिल्कुल करेक्ट है, यूटिलाइजेशन का अच्छे से इस्तेमाल होगा। फिर इनहेंसिंग सोशल कॉन्टैक्ट, तो ये नहीं कहा जा सकता। इम्प्रूव्ड कॉम्पिटिशन इन लोकल इकोनॉमिक, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब एमएनसी इंडिया में आएगा तो मान लीजिए सैमसंग इंडिया में आएगा तो ऑब्वियसली जो लोकल मार्केट है, लाइक क्या बोलते हैं, सैमसंग सारे डिवाइस, मान लीजिए मोबाइल फ़ोन ही बना रहा है, तो जो इंडिया के लोकल डिवाइस है लाइक लावा, कार्बन, ये सब देखिए अपने मन से ही मार्केट से बाहर हो जाएंगे, अभी भी फ़िलहाल हो ही गए हैं। तो इसका आंसर देखिए 1, 4, 6, 8 करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन सी 1, 4, 6, 8। नेक्स्ट देखिए, ये भी मैचिंग का कौन क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़ते हैं फिर मैच करते हैं। तो देखिए लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करते हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन हमारा। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, इनकरेज क्रेडिट फॉर डिज़ायरेबल यूजेस, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल और बैंक रेट, ये आपको दे दिया है। फिर यहाँ पे कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशंस, कैश रिजर्व, वेरिएशन इन मार्जिन और री डिस्काउंटिंग रेट। क्लियर? तो आइए आंसर करते हैं हम लोग। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, तो ये देखिए आपका इसमें चला जाएगा वेरिएशन इन मार्जिन में। फिर देखिए इनकरेज क्रेडिट फॉर डिज़ायरेबल यूजेस, तो ये देखो आपका हो जाएगा कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशंस में। फिर क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल्स, तो ये आपका कैश रिजर्व में देखिए चला जाएगा, तो ये कैश रिजर्व क्वांटिटेटिव टूल्स है। और बैंक रेट आपका डिस्काउंट री डिस्काउंटिंग रेट होता है। तो 3, 1, 2, 4 ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं 68, देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। तो 68 देखिए असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़ते हैं फिर आंसर करते हैं। यूज ऑफ पेपर मनी इज रिप्लेस्ड बाय प्लास्टिक मनी, द फ्यूचर विल सी द इलेक्ट्रॉनिक मनी क्लियरेंस थ्रू सैटेलाइट नेटवर्किंग, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं बना, ये तो गलत है। पेपर मनी आपका प्लास्टिक मनी से तो रिप्लेस हो नहीं रहा है, ये सब जान रहे हैं। और द फ्यूचर विल सी द इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस थ्रू सैटेलाइट नेटवर्किंग, तो ये देखिए फ्यूचर में हो सकता है, ये करेक्ट हो सकता है, बट यहाँ पे ये देखिए पेपर मनी अभी प्लास्टिक मनी के साथ रिप्लेस नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। आरबीआई इज इनकरेजिंग ई बैंकिंग, हाँ ये बिल्कुल सही है कि आरबीआई हमेशा देखिए इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को इनकरेज करता है, तो ए गलत है, आर सही है, तो डी देखिए करेक्ट हो जाएगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स करेंसी ऑफ IMF, याद रखिएगा SDR जो होता है वो IMF की करेंसी होती है और इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक, तो SDR आर पॉपुलरली नोन एज, जो SDR होता है वो पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है, करेंसी नोट, पेपर गोल्ड, सिल्वर कॉइन या गोल्ड कॉइन। तो SDR देखिए जो पॉपुलरली जाना जाता है वो पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 70 देखिए आपसे क्या कह रहा है। विच वन इज नॉट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि इन चारों में से कौन सा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो IMF सब जान रहे हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये आपका एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। IDA इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी इसका फुल फॉर्म है, तो ये भी देखिए एक वर्ल्ड बैंक का पार्ट है, दैट मीन्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। IBRD दैट इज द सिनोनिम्स ऑफ वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये भी देखिए कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। बट ट्राई एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ट्राई का देखिए जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो एक ये इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है। 71 रीजन असर्शंस, तो ध्यान से पढ़िएगा फिर आंसर करते हैं। तो ओनली लिस्टेड सिक्योरिटीज आर डील विथ इन द स्टॉक एक्सचेंज,
यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में उन्हीं सिक्योरिटीज़ के साथ हम लोग डील करते हैं जो लिस्टेड होती है। तो देखिए असर्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि लिस्टेड सिक्योरिटीज़ को ही बस हम लोग स्टॉक एक्सचेंज में डील कर सकते हैं। बोला लिस्टिंग एट स्टॉक एक्सचेंज इंडिकेट दैट अ कंपनी इज़ अ ब्लू चिप, यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज में देखिए जो लिस्टिंग होती है कंपनी से शेयर्स की, वो इंडिकेट करता है कि जो कंपनी वो ब्लू चिप है। तो ये भी देखिए बिल्कुल करेक्ट है, बड़ी बड़ी कंपनियां ब्लू चिप कंपनीज ही होती हैं। तो बोथ ए एंड आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए आपसे क्या कह रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी, यानी कि इन चारों में से कौन सा आपका बताता है कि जो इंडियन इकोनॉमिक में स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में। तो प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन हैज़ गॉन डाउन, ये भी देखिए बिल्कुल करेक्ट है। जो प्राइमरी सेक्टर हमारा एग्रीकल्चर माइनिंग ये सब देखिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूशन हैज़ गोज अप, ये हमेशा से देखिए हाई रहा है, सबसे ज़्यादा आपका रेवेन्यू जनरेट करने वाला सेक्टर यही सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर हैज़ नॉट चेंज्ड मच, ये भी देखिए बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इसका देखिए आपका ABC तीनों करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, ब्रॉड मनी हैज़ टू बी सेंसिटाइज्ड थ्रू, यानी कि देखिए जो ब्रॉड मनी होता है वो किसके थ्रू सेंसिटाइज्ड होता है वो आपको बताना है। क्लियर, CRR, SLR, रेपो रेट, ऑल ऑफ द दीज। तो ये सब देखिए आपका क्या बोलते हैं, RBI द्वारा जो मॉनेटरी टूल्स होता है उस मॉनेटरी टूल्स के देखिए ये सब क्या है, जो क्वांटिटेटिव टूल्स होता है उस क्वांटिटेटिव टूल्स के देखिए ये सब क्या है, घटक है। तो ये सब देखिए आपका ब्रॉड मनी को क्या करते हैं, सेंसिटाइज करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज। 74, नॉर्मली डिमांड कर्व स्लोप, तो जो डिमांड कर्व स्लोप होता है वो नॉर्मली क्या होता है, ऑब्वियसली डाउनवर्ड होता है, आप लोग देखे होंगे ऐसे नीचे की तरफ आता है। 75 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन, यानी कि इसमें से कौन सा आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में बता रहा है। देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन बाइंग एंड सेल्स, ये गलत है। परफेक्ट कॉम्पिटिशंस में कभी भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है सेल्स और बायर्स की, सेलर्स और बायर्स की, इसमें लार्ज नंबर्स में सेलर्स और बायर्स होते हैं। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये भी देखिए करेक्ट है। तो 2 और 3 विल बी करेक्ट। क्लियर, तो देखिए फिलहाल हम लोगों ने कुल 75 क्वेश्चन कर लिए, जो हमारी मैराथन क्लासेस है उसकी देखिए 75 क्वेश्चन करनी है। टोटल हम लोगों को 150 क्वेश्चंस करने हैं। तो फिलहाल इसको यहीं रोक देते हैं हम लोग। 75 क्वेश्चंस देखिए करा दिया हूँ, नेक्स्ट 75 क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। तो फिलहाल इस 75 क्वेश्चन से अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए आप लोग, क्योंकि टाइम देखिए ज़्यादा लग जा रहा है, दैट्स वाई। तो इसीलिए इस क्वेश्चन से आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। नेक्स्ट 75 क्वेश्चन जल्दी ही मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। तब तक अच्छे से तैयारी करते रहिए आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उससे लाभान्वित हो सकें, ठीक। और जैसे ही देखिए 150 क्वेश्चंस में करा दूंगा, आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए।